गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम एक बार फिर से किसको स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को आगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा कि अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? ईथर में कन्वर्ट होता है। और अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। साथ में हमने ये भी देखा कि अल्डिहाइड और कीटोन अनसैचुरेटेड अल्कोहल या फिर अनसैचुरेटेड ईथर में भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ गई? आज जो हम पढ़ेंगे इसी को आगे फॉरवर्ड हम प्रोसीड करेंगे। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस में चेंज होता है? एस्टर में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में, ठीक है। अब समझिए बात को। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला अगर आप देखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड OH लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं समझाने के लिए यहाँ के एक्स्ट्रा R लेके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप समझिए, अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ RCH2COOH, ठीक है। दो चीज़ें समझिए, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपके पास एस्टर क्या होता है? तो एस्टर कुछ ऐसा दिखता है, RC डबल बॉन्ड OOR डैश, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो ये पार्ट है ना कार्बोनॉइल का जो पार्ट है यहाँ पे, इसके दोनों साइड कार्बन सेम भी हो सकता है। मतलब ये R और यहाँ भी क्या हो सकता है? R। या फिर दोनों कार्बन, दोनों साइड कार्बन क्या हो सकते हैं? अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों साइड कार्बन चेन सेम आता है तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे, और दोनों साइड अगर कार्बन चेन अलग आता है तो अनसिमेट्रिकल ईस्टर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा आपके पास? ये क्या होगा? RC डबल बॉन्ड OOCH3। बात समझ में आ गई? एक्चुअली में क्या हुआ कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन आपके पास जो बॉन्ड बनाता है वो तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? 4 बॉन्ड। तो देखिए ये जो पार्ट है इसमें देखिए, एक बॉन्ड कार्बन का यहाँ था, दूसरा यहाँ, और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, ठीक है। ये जो CH2 है ये कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या, ये बॉन्ड यहां से टूटा और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहां से टूटा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ मिलकर क्या बना लिया? CH3 बना लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? और इस कार्बन का जो पीछे ये जो बॉन्ड टूटा था, ये बॉन्ड यहां देखिए, ये कहां बन गया? O के साथ यहां बॉन्ड बन गया। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OCH3 बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक तरह का ये रीअरेंजमेंट भी है। क्या है ये? रीअरेंजमेंट भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है? एस्टर में कन्वर्ट हो सकता है। अब दोनों का अगर आप ध्यान से देखिए, मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूं नीचे। जैसे मैं लिख रहा हूं CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये किस में चेंज होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अब दोनों तरफ अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिएगा, क्या देखिएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको? C3H6O2, ठीक है। और यहां भी क्या है? C3H6O2। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या कहते हैं हम कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात समझने के लिए आप देखिए कैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अब देखिए यहां से अगर इसका नाम अगर हम यहां से लिखना शुरू करें बच्चों, चीजों को डेप्थ में समझो, 1 2 और 3, तो ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, हम इस कंपाउंड की बात करें, तो ये आपके पास अल्काइल ग्रुप हो गया। तो ये क्या हो गया? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। ये 2 कार्बन है तो इथानोएट। क्या? इथानोएट। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो देखिए दोनों के नेम से भी हमें पता चल गया कि दोनों के क्या है? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। बात समझ में आई? तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? एस्टर में कन्वर्ट होगा। किस में? अब हमें कैसे पता चलेगा? तो कभी भी कंपाउंड में, यहां से समझो बात को, कभी भी कंपाउंड में आपको ना कई बार क्या करता है, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए, वो कंपाउंड लिख के नहीं देगा, कंपाउंड का जनरल फार्मूला लिख के देता है। क्या लिख के देता है? जनरल फार्मूला। पूछ लेगा कि
ये जो कंपाउंड दिया हुआ है या द गिवन कंपाउंड विल एग्जिस्ट विच टाइप ऑफ आइसोमर्स। बात समझ में आ गई, किस तरह का आइसोमर ये एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे कार्बोजिलिक एसिड और एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2 होता है। क्या होता है? O2। ठीक है, तो कभी भी CnH2n, जैसे आपको आप यहां पे देख लीजिए, जैसे C4H8O2 दे दिया आपको। क्या दे दिया? C4H8O2 दे दिया। अगर आप इसको ड्रॉ कीजिएगा ध्यान से तो देखिए CH3 CH2 CH2, ठीक है, COOH है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये क्या है? ये है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये कन्वर्ट होगा किसमें? समझिए बात को, यहां CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपके पास? ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया मिथाइल प्रोपानोएट में। ठीक है, अब देखिए टाइम कैसे पेपर में बचेगा आपको इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप इसको ड्रॉ करके देखने जाइएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है कि CnH2nO2 जो है एक कार्बोजिलिक एसिड या एस्टर का जनरल फॉर्मूला है, और अगर कार्बोजिलिक एसिड या एस्टर है तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें पता चल गया कि ये कार्बोजिलिक एसिड है तो ये कन्वर्ट होकर आपको क्या देगा? एस्टर देगा। क्या देगा? एस्टर देगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये कौन सा आइसोमर हम यहाँ पे टिक करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर टिक करेंगे। कौन सा टिक करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर टिक करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, मोटी मोटी सी बात पूरी समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं बोर्ड को नीचे कर रहा हूँ, फिर ऊपर से लिख लीजिएगा, फिर नीचे वाला भी लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए साइनाइड किस में कन्वर्ट होगा? आइसोसाइनाइड में। किस में कन्वर्ट होगा? साइनाइड किस में कन्वर्ट होगा? आइसोसाइनाइड में। किस में? आइसोसाइनाइड में। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, साइनाइड कन्वर्ट होता है किसमें? आइसोसाइनाइड में। देखिए कभी भी आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और किसमें उसका इंटरचेंजेबल स्टेट क्या है। जैसे अभी पीछे हमने क्या देखा कि कार्बोजिलिक एसिड किसमें चेंज होता है? एस्टर में। तो इसका मतलब है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको एस्टर का भी पता होना चाहिए और जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको कार्बोजिलिक एसिड का भी पता होना चाहिए। उसी तरह साइनाइड और आइसोसाइनाइड का भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता। बहुत आसान है। क्या है कि हमारे पास RCN जो होता है, क्या होता है? RCN ये किस में कन्वर्ट होता है? RNC में। किस में? RNC में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि RCN जो है कार्बन और साइनाइड के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर आपसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी पूछ लिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? या फिर जब इस पे हम ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन पढ़ेंगे साइनाइड पे, किसका? ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ही वहां ब्रेक होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये किस में कन्वर्ट होगा? RNC में। तो यहां पे 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्लियर है? अब समझिए बात को, जैसे हमारे पास CH3 CH2 CN है, ये इंटरचेंज होकर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दे सकता है? CH3 CH2 NC दे सकता है। क्या दे सकता है? NC दे सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? अब याद रखिएगा जब कार्बाइल अमीन रिएक्शन जहां हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार्बाइल अमीन रिएक्शन जब अमीन्स में पढ़ेंगे तो ये प्राइमरी, ये जो है आपके पास वहां, इसी को कार्बाइल अमीन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आइसोसाइनाइड को ही क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमीन। वो प्राइमरी अमीन से बनेगा। किससे बनेगा? प्राइमरी अमीन से। तो इसकी बात थोड़ा थोड़ा मैं हिंट करते चलता हूं ताकि जब आप सुनो तो आपको आइडिया लगता चले। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास CN होता तो ये भी इंटरचेंज होकर क्या देता? बेंजीन के ऊपर NC देता। क्या देता? NC देता। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों क्या है आपस में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, कई बार नहीं चल,
एल्काइन किस में चेंज होता है? एल्का डाइइन में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? एल्का डाइइन में, ठीक है, एल्का डाइइन में, या फिर साइक्लिक एल्कीन में। किसमें? किसमें? साइक्लिक एल्कीन में। तो समझिएगा बात को कि अल्काइन किस में चेंज होगा, या तो एल्काडाइन में चेंज हो सकता है या फिर साइक्लिक एल्कीन में चेंज हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो समझिए अब यहां जरा देखते हैं। जैसे कोई भी अगर एक जनरल फॉर्मूला ले लें, RCH2C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, यहां भी मैं एक R ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये कोई ऐसा है, ठीक है, बात समझ में आ गई? ये क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। अब ये क्या क्या दे सकता है? तो इन जनरल अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये एल्काडाइन दे सकता है, ठीक है, क्या दे सकता है? एल्काडाइन दे सकता है। बात समझ में आ गई? एल्काडाइन का मतलब हुआ एक ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसके अंदर 2 इन ग्रुप लगा हो, 2 एल्कीन ग्रुप लगा हुआ हो। बात समझ में आई? समझिए जरा बात को। अब यहां देखिए, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? एल्कीन हो गया। क्या हो गया? एल्कीन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए दोनों में आपको मैं समझा भी देता हूं, ये दोनों में आर ग्रुप सेम है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, और बीच में कितने? 3 कार्बन है। अब देखिए यहां भी क्या है आपके पास? 2 हाइड्रोजन और बीच में 3 का, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, CnH2n-2 ही है दोनों का, ठीक है। लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो सकते हैं? तो अल्काइन कभी भी कन्वर्ट होकर क्या दे सकता है आपको? अल्काडाइन दे सकता है या साइक्लिक एल्कीन दे सकता है। उस पर भी अभी हम बात करेंगे। बात समझ में आई? जरा एग्जांपल देखते हैं इसका, ये क्या कहना चाह रहा है। समझिए बात को। जैसे मान लेते हैं हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CCH3 है, ठीक है। अब ये कौन सा कंपाउंड है? इसका नाम क्या होगा? देखो अगर पढ़ के आए हो थोड़ा सा तो रिवीजन साथ में भी होता चला जाएगा। 1 2 3 4 5, ये क्या है? पेंट, प्रॉप कहां से हो गया? पेंट टू आइन, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये कन्वर्ट होकर क्या क्या दे सकता है? तो डाइइन देगा, मतलब 5 कार्बन का कंपाउंड होगा जिसमें 2 जगह कहीं ना कहीं क्या होगा आपके पास? इन होगा। इसका मतलब अब यहां से एक और चीज मैं बात करूंगा, आपको जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसका नेमिंग अगर करोगे तो 1 इधर से होगा एक्चुअली, देखिए यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम अगर लिखोगे तो क्या होगा? पेंटा। बताया था कि डबल बॉन्ड जब 2 बार आता है तो एक एक्स्ट्रा ए आता है, ठीक है। पेंटा 2,3 डाइइन, ठीक है। क्या आएगा? 2,3 डाइइन। अब समझिए बात को, यहां डबल बॉन्ड कितनी जगह दिख रहा है आपको? इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, DO। बात समझ में आ गई? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 2 है। तो जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आता है, कभी भी फॉर्मूला बताएंगे बाद में, इसका मतलब क्या है कि एक जगह कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होगा या 2 जगह कहीं भी डबल बॉन्ड होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी रिसेंट जेई में भी एक क्वेश्चन आया था जिसपे आपको पूछा गया था कि इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कई बार क्वेश्चन जो आता है, यहां समझते चलिए, कई बार जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो कंपाउंड दिया हुआ, मान लो एक कोई कंपाउंड है जिसका हमने X से रिएक्शन कराया तो हमारे पास B मिला। क्या मिला? B मिला। अब वो कह रहा है कि वो KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता है। क्या? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। सुनते चलना, समझते चलना बात को। KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता है, ठीक है। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो अब समझिए, KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता है, बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज अगर नहीं करता है, इसका मतलब है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या है? डबल बॉन्ड नहीं है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि A से अगर B बन रहा है, अगर पॉसिबिलिटी 2 आ रही है कि एक अल्कीन बन सकता है। क्या बन सकता है? एल्कीन। इसका मतलब है कि आंसर में अल्कीन तो कतई हम टिक नहीं करेंगे। एल्कीन और साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला सेम होता है, CnH2n, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड होगा जिसमें अनसैचुरेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन,
अगर हो सकता है कि बड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है जैसे C7 C8 वगैरह 6 कार्बन से ज्यादा का दिया हुआ है और DOB अगर ज्यादा आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा है, तो दैट मीन्स कि दैट कंपाउंड विल कंसीडर या कंटेन्स बेंजीन रिंग। क्या? बेंजीन रिंग, क्योंकि KMnO4 कभी भी बेंजीन रिंग को ब्रेक डाउन नहीं करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? एक मतलब एक बेंजीन रिंग होगा और बाहर एलिफेटिक चेन होगा, मतलब ओपन चेन होगा, अल्केन होगा, अल्कीन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, इस पे बात करेंगे फिर हम आगे, थोड़ा थोड़ा सीखते चलो। तो देखिए ये क्या हो गया आपके पास, अब समझिए बात को, यहां से समझिए बात को। अभी मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छी बताई कि जो आपके पास एल्कीन होता है, क्या होता है? एल्कीन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और ये जो होता है ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है? रिंग चेन। मतलब चेन किसमें कन्वर्ट हो सकता है? रिंग में। और रिंग किसमें कन्वर्ट हो सकता है? चेन में। तो ये जो है ये बनाता है साइक्लोएल्केन। क्या बनाता है? साइक्लोएल्केन। इसका फॉर्मूला भी CnH2n ही होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने आपको लिखा था कि जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, खासकर जो अल्काइन होता है, दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। एक या तो अल्काडाइन में एग्जिस्ट करेगा या दूसरा साइक्लिक एल्कीन में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हमारे पास 5 कार्बन का साइकिल हो सकता है और एक डबल बॉन्ड कंटेंट हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आई क्या? इसमें एक और फॉर्मेट क्या हो सकता है बच्चे, कि हो सकता है 4 कार्बन का ही चेन हो। कितने का हो? 4 कार्बन का। वो रिंग चेन में आएगी बात, वहां पे बात करेंगे हम, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट हिंट कर रहा हूं कि 4 कार्बन का कहीं बॉन्ड हो, एक CH3 कहीं बाहर हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो साइक्लोपेंटीन जो है उसका एक आइसोमर क्या हो गया? 2 मिथाइल, सॉरी 1 2 3 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन हो गया। क्या हो गया? 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? ये भी आपस में आइसोमर है, ये रिंग चेन आइसोमर है। कौन सा है? रिंग चेन आइसोमर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? किस अभी यहां पे स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे बेटा, स्टेबिलिटी के लिए अलग से पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये समझ में आ गया? अभी हमने क्या सीखा कि जो अल्काइन होता है वो दो तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करता है। जनरली वो अल्कीन, अल्काइन किस में कन्वर्ट होता है? एल्कीन में। कौन सा एल्कीन में? या तो साइक्लिक एल्कीन में या फिर अल्का डाइइन में। किसमें? साइक्लिक एल्कीन में या फिर अल्का डाइइन में। अल्का डाइइन का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा अल्कीन होगा जिसके अंदर 2 बार डबल बॉन्ड आएंगे। कितने बार डबल बॉन्ड आएंगे? 2 बार। और अगर साइक्लिक एल्कीन में होगा तो एक साइकिल होगा और एक एल्कीन होगा। क्या होगा? साइकिल होगा और एक एल्कीन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? हाँ, तो ये आपस में कौन सा आइसोमर शो करेंगे बच्चे? कौन सा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब ऊपर से सारा लिख लीजिए, मैं एक बार नीचे स्क्रॉल कर। बेटा कभी भी जो आइसोमर बनाने के लिए देता है ना, उसमें पोजीशन मेंशन नहीं करता है। जैसे ये जो है आपके पास, अब जैसे मैं बताता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इस पे बात करते हैं। एक कंफ्यूजन में आपको और बता देता हूं। इसका एक आइसोमर बच्चे यहां से एक और हो सकता है। क्या हो सकता है? सर एक नहीं, बहुत सारा हो सकता है। इसका आंसर अभी आप ही करोगे। अब ये जो कंपाउंड था, ये हमारे पास पेंट 2 आइन था। ये जो है हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? ये पेंट 2 आइन जो है, इसका एक फंक्शनल आइसोमर हमने क्या कहा? अल्का डाइइन होगा। क्या कहा हमने? अल्का डाइइन होगा। सर अल्का डाइइन तो ये भी है, अल्का डाइइन ये भी है, और सर अल्का डाइइन तो ये भी है। ठीक है? अब हमें कैसे पता कि हम कौन सा बनाएं? सबसे पहला वो आंसर आपका, बेटा हमें बनाने को नहीं आएगा, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। सब अल्काडाइन है, मतलब आंसर सारे सही हैं। दूसरी बात, अगर ये इस कंपाउंड के ये 3 आइसोमर बना के दे दिया, या एक और बन सकता है वो भी बना के दे दिया, और पूछ लिया कि इन चारों में ये चारों आपस में कौन सा आइसोमर है, तो देखो फॉर्मूला सबके सेम है। देखा मैंने क्या कहा? आंसर आप खुद करोगे। कौन सा आइसोमर होंगे? ये पोजिशनल आइसोमर होंगे। क्योंकि जैसे ही इसका नाम लिखना हम शुरू करेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? पेंटा 1
3 डाई इन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटा 1 4 डाई इन। ठीक है, तो अगर मैं इसको मार्क कर लूं 1 2 3, ठीक है, तो ये तीनों आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। अब ये हो सकता है, समझना बात को, कि एक जनरल फॉर्मूला दे दिया हमें C5H8, ये अल्काइन का एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। इसके उसने 4 ऑप्शन लिखे। कितने ऑप्शन लिखे बच्चे, 4। एक अल्काइन लिखा, मैडम बोर्ड पे प्लीज लिखने का पूरा मौका देता हूं ना, हाँ, तो पूरी क्लास में बैठ के लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना समझा रहा हूं उसको बस समझ लो। अब मान लो एक फॉर्मूला दे दिया C5H8, कितना भी डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछे ना, क्वेश्चन बनना चाहिए, दैट इज द ओनली मोटिव। बात समझ में आ गई। C5H8 दे दिया सर, C5H8 देखते ही हमें यह समझ में आ गया कि ये एक अल्काइन है। क्या है, अल्काइन, CnH2n -2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। सर इसके 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, कितने, 4 ऑप्शन। पहला एक अल्काइन दे दिया और उसके बाद ये 3 अल्कीन दे दिया, अल्काडाइन दे दिया। अब पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट स्टेबल, पूछा जा सकता है, हाँ, या सीधा हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल, 4 ऑप्शन हो जाए। हम यहां कॉन्जुगेशन देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझा देता हूं क्या होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, या वाइस वर्सा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। सर अगर मैं यहां देखूं तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहां देखूं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यहां देखूं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो अल्काइन है। इसका मतलब कॉन्जुगेशन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड वाला में। इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल होगा। समझ में आई क्वेश्चन कहां से किस तरह से पूछा जा सकता है, क्लियर है। अब मान लीजिए कि बोल दिया कि C5H8 एग्जिस्ट इन आइसोमेरिक फॉर्म। लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन का, C5H8 एग्जिस्ट इन आइसोमेरिक फॉर्म, विच आइसोमर्स इट्स मोस्ट स्टेबल, ठीक है, कौन सा आइसोमर इसका मोस्ट स्टेबल होगा। पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि यह फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाएगा। क्या बनाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाएगा। हम जैसे ही बनाएंगे यहां हमें क्या दिख जाएगा, बात समझ में आ गई। कई बार क्वेश्चन को और मुश्किल करने के लिए वो आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, वो आपको नाम लिख के दे देगा, ठीक है। क्या करेगा, नाम लिख के दे देगा। एक जब भी कंपाउंड का नाम लिख के देता है तो वो आपसे सब चीज पूछ लेता है, नेमिंग पूछ लिया, सारे बेसिक रूल पूछ लिए, आइसोमेरिज्म पूछ लिया, बात समझ में आएगी नहीं आई, तो वो सारी चीज एक साथ पूछ लेता है, क्लियर है। तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, क्लियर है, ओके। चलिए आप लोग लिख लीजिए। साइनाइड से शुरू किया था ना, चलिए लिख लीजिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके अंदर वो क्या है, हमारे पास है प्राइमरी अमीन, अमीन्स का है, किसका है, एक्चुअली में अमीन्स का। प्राइमरी अमीन किस में चेंज होता है, सेकेंडरी में और टर्शियरी में, ठीक है, बात समझ में आई। तो नेक्स्ट लिखिएगा प्राइमरी अमीन टू सेकेंडरी अमीन टू टर्शियरी अमीन। किस में जा सकता है, सेकेंडरी अमीन में, और ये किस में जा सकता है, टर्शियरी में। ठीक है, प्राइमरी किस में चेंज हो सकता है, सेकेंडरी में, और सेकेंडरी किस में चेंज हो सकता है, टर्ट में, ठीक है, बात समझ में आ गई। समझिए बात को, इन जनरल अगर हम देखें, अगर एक प्राइमरी अमीन है हमारे पास लाइक दिस, तो देखिए ये क्या होता है आपके पास, NH2 होता है, और ये क्या होता है, NH होता है, और टर्सरी अमीन क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। जैसे अब समझिए बात को कि RNH2 किस में कन्वर्ट हो सकता है, RCH2
NHCH3 में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर RNHC2H5 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? या फिर ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, RCH3 और ये CH3 में। ये एक जनरल फॉर्मेट है। क्या है ये? जनरल फॉर्मेट है। बात समझ में आ गई? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पता होना चाहिए। इसका नेमिंग हमने पढ़ा है। ये क्या होता है? प्राइमरी अमीन के लिए हम क्या लिखते हैं? अल्केनामाइन। क्या लिखते हैं? अल्केनामाइन। सेकेंडरी अल्केन के लिए क्या लिखते हैं? एन अल्काइल अल्केनामाइन। क्या? अल्केनामाइन। ठीक है। अब ये जो एन अल्काइल होता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा रिवीजन में यहाँ साथ में करा, ये स्मॉलर चेंज होता है, चेन होता है। क्या होता है? क्या होता है? स्मॉल चेन होता है। ठीक है। और ये जो टर्सरी होता है, इसको हम क्या लिखते हैं? एन कॉमा एन डाई अल्काइल अल्केनामाइन। जब ये दोनों आर क्या हो? सेम हो। अदरवाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं? अदरवाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन अल्काइल अल्केनामाइन। बात समझ में आ गई? ये जो एन अल्काइल है, ये अल्फाबेट पे होगा। किस पे होगा? अल्फाबेट पे होगा। बात समझ में आ गई? किसके बेस पे होगा? अल्फाबेट पे। क्लियर है? हाँ, तो समझिए बात को। जो प्राइमरी अमीन किस में चेंज होता है? सेकेंडरी में। और सेकेंडरी किस में चेंज हो सकता है? टर्सरी में। सब में मैंने आपको देखिएगा ध्यान से इक्विलिब्रियम टाइप का साइन लगाया होगा। किसमें? इक्विलिब्रियम टाइप का। इसका मतलब क्या है? ये इंटर कन्वर्टेबल है कि ए से बी और बी से ए दोनों बन सकते। मतलब सेकेंडरी अमीन भी प्राइमरी में या टर्सरी में चेंज हो सकता है, और टर्सरी भी सेकेंडरी और प्राइमरी में चेंज हो सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, सीधी सीधी अगर हम बात करें, ये क्या है हमारे पास? ब्यूटेनामाइन है। क्या है? ब्यूटेनामाइन। अब ये क्या क्या दे सकता है? तो सर प्राइमरी चेन इसका हम 3 कार्बन का ले सकते हैं, मेन चेन, और 1 कार्बन को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि सर हम 2 कार्बन का सीक्वेंस बना सकते हैं, मतलब सिमेट्रिकल अमीन बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे ये आपके पास हो गया ब्यूटेनामाइन, ये हो गया एन इथाइल इथेनामाइन। क्या हो गया? एन इथाइल अच्छा, एन क्यों यूज करते हैं पता है? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। मतलब यहां जो बॉन्ड बन रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, किसके साथ बन रहा है? नाइट्रोजन के साथ बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तीसरा, ये किस में चेंज हो सकता है? टर्सरी में चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है? टर्सरी में चेंज हो सकता है। ठीक है, या यही इसी को मैं किस में चेंज हो सकता है? ये CH3 CH2N CH3 CH3। तो टर्सरी के साथ एक यही बनेगा, जिसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। क्या? N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। मतलब लॉन्गेस्ट चेन ही हमेशा अल्केनामाइन होगा। क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन ही अल्केनामाइन होगा। तो ये भी आपस में क्या है आपके पास? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, चलिए फटाक से लिख लीजिए। वो भी होगा, लेकिन अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट जैसे आ गए, मान लीजिए एक मिथाइल आ गया, एक इथाइल आ गया, एक इथाइल आ गया, एक प्रोपाइल आ गया। मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। मैंने नॉमेनक्लेचर में वैसे कराया था, बट शायद आप लोग भूल गए हैं। नहीं, सिर्फ नहीं लिखा, यही तो देखिए यहाँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये CH3 CH2 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 है, N है, यहाँ C2H5 है, और ये C3H7 है मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए ये जो है मेन चेन, तो ये हो गया आपके पास। तो ये तो ब्यूटेनामाइन हो जाएगा। ये तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेनामाइन। आफ्टर दैट वी हैव 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज कॉल्ड प्रोपाइल एंड इथाइल। तो इसके लिए मैंने मेंशन किया है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे वो अल्फाबेट के हिसाब से लिखे जाएंगे। किसके हिसाब से लिखे जाएंगे?
अल्फाबेट के हिसाब से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन इथाइल, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल ब्यूटेनामाइन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को अल्फाबेट में कभी कंसीडर नहीं करते हैं हम कंसीडर कभी भी अल्फाबेट की बात आती है दैट इज कंसिडरेबल ओनली फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है? छोटा सा भी बात मन में अगर डाउट के तौर पे आता है तो उसको पूछ लिया करो। क्लियर? श्योर? आगे चले। यहां पे जो है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। क्या है? मेटामेरिज्म। लिखिए, हेडिंग डालिए मेटामेरिज्म। क्या है? मेटामेरिज्म। इसको बेटामेरिज्म मत समझ लीजिए, मेटामेरिज्म है। कुल मिला के बात क्या है यहां पे समझिए, बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। आसान कहने का किस लिए है समझिएगा बात को। मेटामेरिज्म कहता है कि सिर्फ वो फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं जो सेंटर में आते हैं, इंटरमीडिएट कार्बन के बीच में आते हैं, जिसको हम ब्रिजिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर आपको याद रखना है, समझना है, तो ऐसे समझिए कि ये घर का वो बच्चा है जो मम्मी पापा के बीच में पिस रहा है। क्या? मम्मी पापा के बीच में पिस रहा है। ठीक है, कि कभी मम्मी प्रोटेक्ट करेगी बच्चे को और कभी पापा प्रोटेक्ट करेंगे बच्चे को। कुल मिला के बात यह कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन इंटरचेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा? कार्बन इंटरचेंज होता रहेगा। सिंपल सी बात इतनी ही है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप कंसिडरेबल होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर या कंपाउंड के अंदर, उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड, दो ही साइड होंगे, उसमें क्या होगा? इंटरचेंज होगा। क्या होगा? इंटरचेंज होगा। बात समझ में आ गई? तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, when two or more than two compound having same molecular formula but they contains different number of alkyl group या different alkyl group around the they contains different alkyl group around the divalent or polyvalent functional group, डाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। एक लाइन में हिंदी में लिख लीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन बदल जाएंगे। आप कितनी अच्छी इंग्लिश क्यों ना जानते हो, लेकिन आपकी जो मदर टंग है ना, उसमें चीजें आसानी से याद रह जाती हैं। तो कोई भी ऐसी बात जो लगे कि लिखना है, तो उसको नोट डाल के ना इंग्लिश वाला हिंदी जो होता है उसमें लिख लिया कीजिए, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं। ठीक है, पर्सनली मैं ये काम क्लास में करता था अपने। मैं तो प्रॉपर हिंदी में लिखता था, पैराग्राफ नहीं पढ़ता था, बस वो हिंदी के 4 लाइन पढ़ लेता था। एट द एंड क्या करना? आंसर ही टिक करना है ना। दिक्कत क्या होती है? हम भूल जाते हैं। क्या होता है? हम भूल जाते हैं। लेकिन बचपन में जो 2-4 गालियां सीखी थी आज तक नहीं भूली ना, हिंदी में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि हिंदी में चीजें ना आसानी से याद होता है, फील आता है। क्या आता है? फील आता है। आप कितने ही अंग्रेज बन जाइए, हाँ, जिनको इंग्लिश में फील आता है आप इंग्लिश में लिखिए। सिंपल फंडा है। जहां आपको लगता है कि अच्छे, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपरली इंग्लिश में ही बात करते हैं। अब उनको मैं कहूंगा तुम हिंदी में लिख लो, मात्राएं पूछेंगे नहीं, फिर वो इंग्लिश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, मैसेज वाला इंग्लिश जो होता है ना, ब्रो तू याद कर ले वो वाला।
ठीक है, अब समझिए बात को, यहाँ समझते हैं बात को। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, हम ईथर से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? ईथर से। ये अगर आपको याद हो तो मैंने ईथर का जो नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, ठीक है, नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, जो स्मॉल पार्ट होता है इसको एल्कॉक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्कॉक्सी। और जो बिगर पार्ट होता है उसको हम क्या लिखते हैं? अल्केन। आपकी इस गलती के लिए आपको 10 कोड़ों की सजा दी जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एस्टर में अल्कानोएट लिखते हैं। ठीक है, ऋचा पुलिस थाने में जाके इसके ऊपर दफा 302 का केस मुकदमा दर्ज कराओ कि इसने अभी भी एस्टर को मार के ईथर को जन्म दे दिया। किसको दे दिया? एस्टर को मार के ईथर को जन्म दे दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर मुकदमा कौन सा लगेगा? मर्डर का लगेगा। कौन सा लगेगा? मर्डर का, दफा 302 लगेगा। तो देखिए एल्कॉक्सी एल्केन है, ये क्या है? एल्कॉक्सी एल्केन। इसके लिए नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इथॉक्सी, इथॉक्सी ब्यूटेन। क्या आ जाएगा? इथॉक्सी ब्यूटेन आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फंक्शनल ग्रुप से उसका अधिकार छीनना किसी कत्ल से कम नहीं है, समझिए बात को, उसका सब कुछ वही है, समझिए बात को। तो ये देखिए, यहां पे देखिए आपके पास 2 कार्बन की चेन है इस साइड में, और यहां कितना है? 4 कार्बन का चेन है। तो इसका मेटामर्स क्या हो सकता है? कार्बन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एक तो 3-3 कार्बन का दोनों साइड चेन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो गया। तो पहला और दूसरा कंपाउंड आपस में क्या है? मेटामर्स है। क्या है? मेटामर्स। और भी हो सकता था कि सर अब हम स्मॉल चेन 1 कार्बन का ही रखें और बिगर चेन हम 5 कार्बन का कर ले। ठीक है, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? कार्बन की अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? कभी मम्मी पापा दोनों एक साइड चले जा रहे हैं, कभी आपको अकेले कूटने के लिए छोड़ दिया जा रहा है घर में। बात समझ में आई? तो कार्बन का हेरा फेरी कर रहे हैं हम। बात समझ में आई? तो ये क्या है? मिथॉक्सी पेंटेन है। बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, आपसे इस तरह से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो इससे, लेकिन क्या पूछेगा वो समझिए। अब ये है कंपाउंड, अब उसने दे दिया आपको ये, अब ये क्या है? 2 मिथॉक्सी पेंटेन है। ठीक है, क्या है? इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 1 मिथॉक्सी पेंटेन दिख रहा है। हाँ, आपसे पूछ लेगा ये दोनों कौन सा आइसोमर है, पहला ऑप्शन लिखा होगा पोजिशनल आइसोमर्स, और आप खट से टिक कर देंगे। गलत है। जो ब्रेजिंग कंपाउंड है, जब तक मल्टीपल करेक्ट ना आ जाए और ऑप्शन में अगर आपको पोजिशनल और मेटामर्स दोनों दिख रहे हैं, तो आंसर आपका मेटामर्स होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? क्या होगा? मेटामर्स होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है? हाँ, लेकिन ये जो है ये आपस में पोजीशन हो सकते हैं, लेकिन मेन चेन के लिए आप समझिएगा, मेन चेन इसका कौन सा था हमारे पास? ये, इसके लिए क्या है? ये मेटामर्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या है ये? मेटामर्स है। क्लियर है? समझ में आई बात? जैसे समझिए, एक और एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे CH3 आपको मान लीजिए एक जनरल फॉर्मूला दे दिया लिख के, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C4H10, अरे ये अल्कोहल है ना, CnH2n+2O पे डिपेंड करता है, और O। ठीक है, अल्कोहल ईथर है ये। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 और प्लस में O। अगर ये दे दिया, ठीक है, क्लियर है? एक तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो कर सकता है। हाँ, बात समझ में आ गई? अब ये भी कंपाउंड है, और ये तो क्या है? ये मेटामर्स है। पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या है? ये मेटामर्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या है? ये मेटामर्स है।
अब मेटामर्स कौन कौन शो कर सकता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। बीच में आने वाले कौन कौन हो सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन हो सकता है, थायो कीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, थायो ईथर हो सकता है, और क्या हो सकता है, अमीन्स हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, अमीन्स हो सकते हैं, NH ग्रुप। बात समझ में आ गई, क्या हो सकते हैं, अमीन्स हो सकते हैं। इसको 2 ही मानो, 3 मत मानो। क्या हो सकते हैं, अमीन्स हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये क्या शो कर सकते हैं, आपके मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ, चलिए लिख लीजिए फटाक से। अगली क्लास में मैं एक एक चीज आपसे पूछूंगा पूरे आइसोमेरिज्म के बारे में, जितनी पढ़ाई है मैंने, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे। मैं होमवर्क भूलता नहीं हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है, और आज इसीलिए लोग नहीं आए, ये भी मुझे पता है, ठीक है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनको छोड़ दूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन क्लास में देखेंगे, मैं सबसे पहले कॉपी ही लूंगा उनका, क्योंकि मुझे इतना पता है, जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, आप होमवर्क नहीं करेंगे, और होमवर्क नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि बिना होमवर्क किए अगर सीखना होता तो आप पहले ही सीख चुके होते, यहाँ बैठे नहीं होते, ठीक है। या जो ऑनलाइन में पढ़ेंगे वो पढ़ नहीं चुके होते, सिंपल सी बात है। अगर आप आज भी, अगर आपको सब्जेक्ट दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब पीछे आपने एक सबसे बड़ी गलती जो की है, वो होमवर्क नहीं करने का गलती किया है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। अगली क्लास में हम टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टोटोमेरिज्म। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टोटोमेरिज्म सिर्फ टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन पे नहीं पूछता है, कई बार रिएक्शन के बाद उसमें जो स्टेबल कंपाउंड बनते हैं वो कौन से बनेंगे और कौन सा ऑप्शन टिक होगा, क्योंकि बनेगा कुछ और रीअरेंज होकर आंसर कुछ और आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम अगली क्लास में उसको भी देखेंगे। और साथ में अगली क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके अंदर EZ सिस्टम भी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, EZ सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी, वैसे तो आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो सेन और NT भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेन और NT भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो अगली क्लास में हम ये 3-4 काम करेंगे, क्लियर है। उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके अंदर हम RS कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे, क्लियर है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के फॉर्मूले भी हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, नहीं क्लियर। ये सारी चीजें जितना अच्छा स्ट्रांग होगा, आपका कन्वर्जन उतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक हम कन्वर्जन के बेस पे ही पढ़ेंगे। मैं कभी भी ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता, खासकर कॉम्पिटिटिव बैच को, ठीक है। कि आप मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, आप केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, मैं नहीं पढ़ाता हूं इस तरह से। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए एक एक रिएक्शन को रट के आप नहीं कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। आपको मेनली क्या सीखना है, रिएजेंट्स के यूज सीखने हैं। क्या, रिएजेंट्स। और वहां सिंगल रिएजेंट का काम नहीं होता, मल्टी रिएजेंट के क्वेश्चंस आते हैं। किसके क्वेश्चंस आते हैं, मल्टी रिएजेंट्स के, ठीक है। कन्वर्जन की प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हुई ना, तो आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन 5-10 सेकंड में निकल जाएगा। और अगर आपका कन्वर्जन अच्छा नहीं, तो एक क्वेश्चन 2-3 मिनट खा जाएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जो 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं, उसको आप 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। जिस सीक्वेंस में चीजें पढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस में बस चीजों को कंप्लीट करते चलो। जैसे आपकी सिंसियरिटी मुझे नहीं दिखती है। होमवर्क मैंने दिया था आपको सैटरडे को, फ्राइडे को, पूरा क्यों नहीं हुआ। आई हैव जस्ट ओनली ए स्मॉल डाउट कि पूरा क्यों नहीं हुआ। कोई एक लॉजिक बता दो। पूरे दिन, सैटरडे पूरा खाली था आपके पास, संडे पूरा खाली था, हो सकता था। जब डेली के 50-50 कन्वर्जन लिखूंगा करने के लिए, कैसे करोगे फिर। वो तो डेली के लिखूंगा। थोड़े टाइम के बाद ऐसा भी होगा कि सिर्फ मेरी क्लास लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
एक्चुअल में मैं अभी तक आप लोगों को होमवर्क दे ही नहीं रहा हूं। अभी आप लोगों को ना मैं, जैसे पौधे को पोसा जाता है ना, वो कर रहा हूं बस। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगली क्लास में इसको पूरा करके लाएंगे आप लोग। देखिए, ऑर्गेनिक करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप उसको लिखिए। अगर आपने एक बार रीड करा है या पढ़ा है उसको, कभी भी ना चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। समझने का बेस्ट तरीका क्या होता है? अपने आप से बात करना। क्या? बात करना। जब आप अपने आप से बात करेंगे ना, तो आपको अपनी गलतियां भी मिलेंगी। ठीक है, और फिर आप उसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसी तरह से चीजों को याद किया जाए जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके अपने वे भी हो सकते हैं जो आपके लिए और आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो आप मुझसे कंसेप्ट समझिए, उसको याद रखने का तरीका खुद से ढूंढिए। और वो तब होगा जब उसको बार बार पढ़ेंगे या लिखेंगे। कुछ मत करो, ज्यादा परेशानी का विषय नहीं है। अपना दिन का एक शेड्यूल सेट कर लिया होगा, ये नहीं, जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, जबकि होता कभी नहीं एग्जाम में टाइम। ध्यान से देखोगे तो ये अभी पिछले कुछ दिन पहले 8 महीने बचे थे, अब 3 महीने बचे हैं। थोड़े दिनों बाद 1 महीना बचेगा, फिर आप क्या करोगे? गिव अप कर दोगे। रीजन यही है क्योंकि हम हमेशा अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर ही नहीं रखते हैं। दूसरा, ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा यूथ के लिए दुश्मन हो गया मोबाइल फोन, जो देर रात तक जगने का सबसे बड़ा रीजन हो गया है। तीसरा और बड़ा फैक्टर बताता हूं, चाहे हम घर में हो या अपने आप से, सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं? कि हम रेस्ट करना है, और रेस्ट करने के नाम पे हम मोबाइल देखते हैं, जो हमें और थकाता है। सिंपल सी बात है। जनरली मैं, जब मुझे मेरा सोने का जो टाइम होता है, तो अगर मेरा बेड रूम के उस कोने में, तो मेरा फोन इस कोने में होता है। क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूं, मेरे पास में होगे तो मैं भी चलाऊंगा। सिंपल सा फंडा है ये। एक रूटीन के हिसाब से चीजें रखोगे ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज जब तक 45 नहीं हो जाती है ना, मुझे डेली 18 घंटा काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और मैं कोशिश करता हूं, अगर मेरे पास इतना काम होता है तो मैं उसको करता हूं। तो आपके काम, आपके पास कौन सा काम है? पढ़ना। अब आप एक और चीज क्या कहते हो कि सर हम कोचिंग से आए हैं, या मम्मी हम पापा कोचिंग से आए हैं तो हम थक गए हैं। एक्चुअल में आप नहीं थके हो। इस एज में कहाँ थकता है इंसान? ब्लंटली बोल रहा हूं ये बात, इस एज में नहीं थकता है कोई भी। हम सुबह 5 बजे उठते थे, 6:30 से हम कोचिंग जाते थे, 8:30 आते थे, 9:30 से हमारा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, 9:30 से 3 हम इस कोचिंग स्कूल में रहते थे। बैग रखने के बाद जो फील्ड की तरफ क्रिकेट खेलने भागते थे ना भाई, उस स्पीड को मैं आपको बता नहीं सकता। कोई काम हो दुनिया का, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सुबह कोचिंग ही इसलिए जाते थे कि शाम को खेल सके। मार्केट से सब्जी लाना हो, गांव के रहे हुए हैं तो आटा हम पिसवा के लाते थे। आप लोग जो जो होंगे गांव से उनको पता होगा, वही बेहतर भी था एक्चुअली में। वो ज्यादा अच्छा था, हेल्दी था, पेट के लिए भी, सब चीज के लिए। कोई भी काम हो, सब अब होगा 6 बजे के बाद ही, चाहे आप कितना भी पीट लो, कूट लो, गाली दे लो, कुछ भी कर लो। कहाँ थकते थे? रात को 10 बजे तक फिर पढ़ना है, फिर सोना भी। होमवर्क करके नहीं ले जाओ तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर तो और कूटता था हम लोगों को। उस टाइम में कौन सा मोबाइल था कि वीडियो बना के डाल दोगे? जब आप स्कूल से कुटा के आता हूँ तो घर पे नहीं बताते हो आप। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और उसमें भी जब आप घर में छोटे सिबलिंग में से एक हो, तो और नहीं बताओ, ऊपर वाला और कूटेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी। तो अब एक, एक्चुअली में हम ब्रेन से थक जाते हैं फोन देख देख के। ठीक है, और जब से रील्स आ गया ना, देखो कोई भी चीज लंबे टाइम तक देखोगे तो बोर हो जाओगे। रील्स होते हैं 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड के बाद, जैसे स्क्रॉल करोगे एक नई चीज आ जाएगी। तो जहां वेराइटी होता है ना, लोग वहां बोर नहीं होता है, वहां टाइम पास होता है। बात समझ में आई? ये फैक्ट है। हम हमेशा ये सोच के फोन उठाते यार 10 मिनट रील्स फोन चला लेते हैं। कभी भी वो 10 मिनट नहीं होता, वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, और जब बीत जाता है तब कहते शिट इतना टाइम हो गया, और अगली बार हम फिर वही करते हैं। दैट मीन्स वी आर फुल ना। जिसने कंटेंट बना के डाल दिया, उसको बनाने में 1 घंटा लगा, वो तो ठीक हो गया, लेकिन अपने लाइफ का जितना टाइम दे रहे हैं ना, दे आर अर्निंग मनी। कंटेंट उसको पैसा नहीं दे रहा है, हमारा टाइम जो वेस्ट हो रहा है ना, वो उसको पैसा दे रहा है।
आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, नए क्वेश्चंस देख लीजिए यूट्यूब पे, लेकिन सच बता रहा हूं, सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई कीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और फ़ोन नहीं छूट रहा है तो घर वालों को बोलिए कि एक डब्बा फ़ोन खरीद दे। मेन तो कम्युनिकेट ही करना है ना। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं आप लोगों की जनरेशन के साथ बता रहा हूँ, मैं भी आप ही लोग 2-3 महीने ही बड़ा हूँ, मैं आप लोगों से ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, ठीक है, बट थोड़ा सा समझदार ज़्यादा हो गया हूँ मैं अकेले रहते रहते। ये दिक्कत है मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। चैट तो कभी भी किसी से करो ही मत, चैटिंग पे तो बात ही मत करो, उसको तो हाथ जोड़ लो भैया। और रात में 10 बजे के बाद तो चैट और मत करो, राहु काल तभी शुरू होता है। दिल्ली के लिए मैंने 11:30 का टाइम रखा हुआ है कि इसके बाद चैट मत करो। सारे कांड उसी के बाद ही होते हैं, पुरानों का टूटना और नए का बनना वहीं से शुरू होता है। और इन सब चीजों की शुरुआत सिर्फ मजाक से होती है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आप भी मजा लूट रहे हो और सामने वाला भी मजा लूट रहा है, और कब सीरियस हो गया हमें भी नहीं पता। और क्या पता आपके साथ 4 लोगों को चैट वो और कर रहा हो, या आप ही उसके साथ 4 लोगों से चैट और कर रहे हो, तो गधे तो दोनों बन रहे हो। इंटेंशंस तो समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला मजाक लिख रहा है सीरियस लिख रहा है। तो चैट तो करो ही मत। गारंटी देता हूं जितने चैट तुम 2 घंटे में करोगे वो सारी बात 5 मिनट में खत्म हो सकती है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मेरा मैसेज उठा के देख लो, किसी से भी मेरा 3 मिनट से ज्यादा चैट नहीं हो सकता। मेरे को हजारों पेरेंट्स फोन करते हैं, उनका 4 मैसेज आने के बाद या तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता हूं या मैं कॉल करता हूं। खत्म कहानी। तुमको गुस्सा करना है, मैं फोन करूंगा, करो गुस्सा, मेरे को पता चल जाएगा कि तुम किस इंटेंशन से और कितने गुस्से में हो, फिर मैं मना लूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करके मनाऊं, तुम रूठे रहो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी अच्छी आदत है जिसको मैं त्याग नहीं कर सकता। मैं बहुत बोरिंग इंसान हूं चैट करने में, बहुत बोरिंग, और ऐसा मैंने खुद को बनाया है। मैं चैट नहीं कर सकता। मैं इतनी देर में अपनी मन पसंदीदा एक फिल्म देख लूंगा, ठीक है मेरे लिए वो। मैं क्रिकेट का मैच देख लूंगा, ठीक है मेरे लिए वो। मैं 4 गाने सुन लूंगा, मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। 2 चीजें, जो चैट करता है इसका मतलब वो अपने काम के लिए फोकस्ड नहीं है। सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लंबे टाइम तक चैट कर रहा है वो अपने काम के लिए फोकस्ड नहीं है, क्योंकि अगर वो काम के लिए फोकस्ड होगा तो उसके पास इतना टाइम, क्योंकि जो चैट कर रहा है ना उसका बार बार ब्रेन जाएगा कि क्या मैसेज आया नहीं आया, क्या मैसेज आया नहीं आया, ठीक है। ये बहुत सही बात बता रहा हूं मैं। अभी रिसेंट मैंने एलन मस्क का इंटरव्यू देखा था। उसने 15-20 दिन पहले कोई नया फोन लिया था, दिन भर में उसके फोन का यूजेस था 5 मिनट या 7 मिनट कुछ। रिचेस्ट पर्सन है ना वर्ल्ड का, हमारे पास उससे इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है। और जिसको भी बाबू सोना करना है कोई दिक्कत नहीं करो, समस्या का विषय नहीं है, क्योंकि आप उस फीलिंग से इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकते जिसकी लत लग गई है आपको। उसको कहो देख मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, थोड़ी देर बात कर लियो। अगर नहीं माना तो अगले मैसेज में उसको एक बार लिख दो, अगर नहीं सुना तो मैं अभी भैया लिख के मैसेज करूंगी। उसको ये भी समझाओ कि हम दोनों में से किसी एक का अच्छी नौकरी करना जरूरी है, तभी हमारी शादी भी हो पाएगी, नहीं तो तू भी नल्ला और मैं भी नल्ली, घर वाले नहीं मानेंगे। फैक्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जो आज नहीं समझा कल कैसे समझेगा, या जो आज नहीं समझी वो कल कैसे समझेगी, क्या गारंटी है इस बात का, कोई गारंटी नहीं है।